कभी कभी ऐसा लगता है कि बीएमएस स्टूडेंट को क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता है। नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से लेके एलोपैथी मेडिसिन, योगा से लेके मॉडर्न सर्जरी। आई थिंक बीएमएस को बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी नहीं, बैचलर ऑफ ऑल मेडिसिन एंड सर्जरी कह देना चाहिए। नहीं, खैर जोक से पार्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले मैंने मॉडर्न मेडिसिन या बोल सकते हो एलोपैथी मेडिसिन मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा था, और मैं ये भी बताऊंगा कि मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा होता है जिसको आप बहुत अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। तो बीएमएस का सेकंड ईयर के सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है द्रव्य गुण। इस द्रव्य गुण में मॉडर्न फार्माकोलॉजी और आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी दोनों पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। तो बात करते हैं मैंने सबसे पहले कौन सा मेडिसिन पढ़ा था। मैं आपको जनरली बता देता हूं, मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा जिस लेवल पे आपको समझ ना आए। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा। जब सेकंड ईयर में मैं गया था तो सबसे पहले मुझे पढ़ने को मिला था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग्स। आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं इसे बोलूं तो गैस की दवाइयां। जनरली जो गैस की दवाइयां होती है वो 3 प्रकार की होती है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं एकदम डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं ऊपर से बता देता हूँ, आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। मैं क्यों नहीं बोलने वाला? क्योंकि आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोलने वाला क्योंकि वीडियो बोर हो जाएगा और आधे लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। ओके, जो जनरली गैस की दवाइयां होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक्चुअली में जो गैस बनता है, पता है कैसे बनता है? पेट में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए गैस बनता है हमें। तो जब पेट में एसिड बन गया तो इसे कंट्रोल कैसे करें भाई? तो इस पे 3 लेवल पे काम किया जा सकता है। तो मैं पहला लेवल पे बता देता हूँ आपको। तो पहला, अगर पेट में एसिड आ गया तो सिंपल सी बात है, उसके ऊपर बेस डालो। क्यों? है ना, बेस डालोगे ना। अरे वही कॉन्सेप्ट लगाना जो 7th क्लास में पढ़ा था, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन। और जो बेस हम डालते हैं उसे हम एंटासिड्स कहते हैं। जैसे अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? ये सब बेस ही तो है। तो बेस तो साबुन का घोल भी होता है। इसका मतलब कि क्या वो साबुन का घोल पिला दे? अब पेशेंट उल्टी कर देगा और कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगा। ऐसा ड्रग जो सेफ हो इंसानों के लिए और पेट के एसिड को जल्दी कंट्रोल कर दे, यही जो मैंने बताया अभी भी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सेफ और इफेक्टिव भी है। अब सुनो क्या, जब पेट में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है तो जलन चालू होता है, पेट दुखना शुरू होने लगता है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो ये पेट में अल्सर भी कर देगा, छाती में भी बहुत ज्यादा जलन देगा, हार्ट बर्न का भी शिकायत आता है। एक बार हमको याद है, एक बार हम बचपन में मटन खा लिए थे। क्या? मटन। उसके बाद जो मेरा करेजा झरका ना, क्या बताएं भैया, ऐसा लग रहा था जैसे पेट में आग का गोला छोड़ दिया हो। छाती जो जलन हो रहा था, बाप रे बाप, और पेट में दर्द बहुत ज्यादा। फिर क्या, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम और एक बार मटन खा लिए, फिर से सेम कंडीशन, छाती झरकना चालू। गिनती के साथ 4 बार हम मटन खाए हैं अपने लाइफ में और चारों बार वही हाल। उसके बाद हम मटन से ब्रेकअप कर लिए, और जब हम सेकंड ईयर में आए और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स पढ़ा तब हमको समझ में आया अच्छा कि क्या कॉन्सेप्ट है। इतना जलन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि दिल जल रहा है। और ये भी पता चला जो जनरली पित्त नेचर के होते हैं उन लोगों को ज्यादा ये सब बीमारी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं भी पित्त डोमिनेटेड नेचर का हूँ। अगर ऐसा कंडीशन में अगर हम लोग देंगे बेस मतलब एंटासिड्स, तो अगर हम लोगों ने दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो वो आदमी को हगैया चालू हो जाएगा, बार बार वो लेटरिंगे जाने लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेग्जेटिव है, आपको और हगाएगा। समझ रहे हैं बात को? वहीं पे अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो वो जस्ट उल्टा काम करता है, आदमी में कॉन्स्टिपेशन कर देता है। अब जोर लगाए जा रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया और ये दोनों को मिला दिया, और ये दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस जगह पे देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। और अगर मान लीजिए किसी को पहले से ही कॉन्स्टिपेशन का शिकायत है तो उसको सिंपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नहीं समझे? यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं अगर वो सस्पेंशन फॉर्म में हो तो। जैसे मेरा नाम विकास है तो मेरे को डेवलपमेंट भी कह सकते हो आप, दोनों एक ही चीज है। ठीक उसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों एक ही चीज है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में लिखा है फॉर द कॉन्स्टिपेशन। अब इस दवाई का प्रॉब्लम भी समझिए। अब इस दवाई को उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिसमें एसिड ऑलरेडी निकल चुका है। अब जिनको बार बार एसिड निकलता है तो उनको बार बार ये देना होगा। तो ये अगर बार बार इसको हम देंगे तो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी हो जाएगा सबसे पहला। तो अगर सिर्फ मैग्नीशियम देंगे तो उसको हगैया चालू हो जाएगा। इसको देने से सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन तो हो जाएगा, लेकिन पेट का शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और भी बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। एक बार अगर खिला दिया तो लोगों को पेट में जितना एसिड निकलता था पहले उससे ज्यादा और निकलेगा, ऐसा भी देखने को मिला है। और जितना बार आप एंटासिड दोगे अगला बार और ज्यादा एसिड निकलना चालू हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया, काम करते हैं स्टमक से जहां से भी एसिड निकलता है ना उसी जगह को बंद कर दो, तो कहीं से ना कहीं से तो निकल रहा होगा एसिड, इसको ढूंढो। और उस दरवाजे को बंद करना बहुत जरूरी है। दरवाजा एक के बार में बंद कर दो, एसिड निकलेगा ही नहीं। तो साइंटिस्ट लोगों ने उस जगह का पता लगा लिया। तो साइंटिस्ट लोगों ने उस गेट का पता लगा लिया
जहां से ये एसिड निकलता है। तो स्टमक में जो दरवाजा है उसका नाम रखा गया H2 रिसेप्टर। अब ये H2 रिसेप्टर क्यों रखा गया ये आप सेकंड ईयर में जाओगे तो ही समझ में आएगा आपको। बस आप इतना समझिए फिलहाल कि H2 रिसेप्टर रखा गया और मेनली ये स्टमक में ही पाया जाता है H2 रिसेप्टर। अब साइंटिस्ट का मेन चैलेंज है कि H2 रिसेप्टर को बंद कैसे किया जाए, उसके लिए अलग से केमिकल बनाना होगा। तो बहुत मेहनत के बाद ये केमिकल बनाया गया जिसको H2 रिसेप्टर को बंद किया जा सके। अब वो केमिकल जो है H2 रिसेप्टर को बंद कर देते हैं। इसका नाम रखा गया H2 ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर को बंद करने वाला, ब्लॉक करने वाला को हम लोग बोलते हैं H2 ब्लॉकर। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके लिखिए कि हाँ हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो H2 ब्लॉकर है तो उसका नाम है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमेटिडिन, रोक्सेटिडिन। अब साइंटिस्ट लोगों ने ये दवा तो बना लिया लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिला। जैसे सिमेटिडिन में लड़कों का चेस्ट ब्रेस्ट बन जाता था, बोले तो गायनोकोमेस्टिया, स्वेलिंग का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और भी बहुत सारा है। गूगल में आप एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा लंबा लिस्ट मिल जाएगा। तो सिमेटिडिन को बैन कर दिया। ठीक उसी तरह रेनिटिडिन में भी अभी जस्ट रिसेंटली निकला है, करीब करीब 1 साल पहले। 25-30 साल तक ये चला रेनिटिडिन, क्योंकि पता चला कि इस वाले गैस की दवाई से कैंसर होता है और अभी बैन कर दिया। एक समय में यही रेनिटिडिन बहुत बिकता था, रेंटेक के नाम से, जिंटेक के नाम से, एसिलोक के नाम से। ओके कोई बात नहीं। तो साइंटिस्ट लोग अब 3rd जनरेशन मेडिसिन पे काम करना लग गया था H2 ब्लॉकर आने के बाद, करीब करीब 10-11 साल बाद। तो अब एक नया दवाई का आविष्कार हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। जो हमारे पेट में H2 रिसेप्टर था, या बोलो H2 जो गेट था, ठीक उसके आगे और एक गेट था और ये दोनों गेट को पास करना ही पड़ेगा तब जाके एसिड निकलेगा हमारे पेट में। तो पहला वाला गेट जो था वो H2 था। अब दूसरा वाला जो गेट था अगर उसको बंद कर दे एसिड नहीं निकलेगा। तो उसका नाम रखा गया प्रोटोन पंप। और जो प्रोटोन पंप को बंद कर दे उसे हम कहते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर में कौन कौन सा दवा होता है? ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लैंसोप्राजोल एंड रैबिप्राजोल। तो फिलहाल अभी सब ये मेडिसिन चल रहा है मार्केट में। डॉक्टर भी जम के यही लिख रहा है आजकल। और आप अगर गैस का दवाई को लेने जाओगे ना बाजार में तो यही सब मिल जाएगा आपको। 99% डॉक्टर पेशेंट को PPI ही लिखती है और ज्यादातर इसमें ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल और रैबिप्राजोल ही चलता है। 15 से 20 साल के बाद फिर कोई ऐसा रिसर्च आएगा जिसमें पता चलेगा कि इस दवाई से कुछ छोटा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो फिर उसको बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई रिसर्च नहीं है तो अभी ये चल रहा है, जैसे रेनिटिडिन के केस में हुआ था। तो अब बात करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन को पढ़ने के लिए कौन सा बुक सबसे बेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट होगा KD त्रिपाठी। ये बुक मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी बुक है, आप भी फॉलो करिए। मॉडर्न मेडिसिन के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा ब्लॉग।